Good morning everyone. So dealing with the third disorder of the pleura, that is the empyema. Empyema means the pus collection in the pleural space. आप लोग डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में देखिए लंग में एब्सेस है जिसमें पस कलेक्ट हुआ है लंग्स के अंदर में, बट नीचे एक जगह पे प्लूरल मेम्ब्रेन के इन बिटवीन भी पस कलेक्ट हुआ है. सो पस कलेक्शन इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड द empyema. So dealing with the introduction part. Pleural empyema, also known as pyothorax or purulent pleuritis, is an accumulation of pus in the pleural cavity that can develop when bacteria invade the pleural space. नॉर्मली एम्पाइमा जो है पायोथोरैक्स जिसको हम लोग कहते हैं या फिर पुरुलेंट प्लूराइटिस भी कहते हैं, जिसमें पस का जो अक्यूमुलेशन है वो प्लूरल स्पेस में हो गया है. और मेनली ये क्यों हुआ है? बिकॉज कोई इन्फेक्शन है जो वहाँ पर डेवलप हुआ है. कभी कभी क्या होता है, आपका जो लंग में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या लंग में कोई एब्सेस डेवलप हुआ तो वो रीच करता है कहाँ तक? प्लूरा तक, और फिर वो डेवलप करता है प्लूरल कैविटी में पस फॉर्मेशन करता है और डेवलप करता है एम्पाइमा, दैट मीन्स दी पस इन दी प्लूरल स्पेस. नाउ नेक्स्ट इज द डेफिनेशन पार्ट. एम्पाइमा is a collection of pus in the space between the lung and the inner surface of the chest wall, that is the pleural space. So डायग्राम में दिख रहा है आपको एम्पाइमा जो कि लंग और इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल इन बिटवीन द प्लूरल, जो प्लूरा है दोनों लेयर के बीच में नहीं है. आपका लंग हो गया और पैराइटल और विसरल प्लूरा अलग है आपका. सो लंग टिश्यू और प्लूरा के बीच में पस का कलेक्शन होना, दैट इज कॉल्ड द एम्पाइमा. नो ईटियोलॉजी इसका दिया है, कॉजेज जो है दैट इज एम्पाइमा इज यूजुअली बिकॉज इन्फेक्शन, आप समझ रहे हैं पस कलेक्शन है दैट मीन्स वहाँ पर क्या है? इन्फेक्शन है. सो इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द लंग. It leads to buildup of pus in the pleural space. Now, empyema can be caused by a number of different organisms, include bacteria, fungi, and amoebias, in connection with the pneumonia, chest wound, chest surgery, lung abscesses, or ruptured esophagus. So, empyema का मेन जो कॉज है वो इन्फेक्शन है और नंबर ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स आर देयर, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है. ठीक है. और चेस्ट से कोई रिलेटेड इन्फेक्शन है अगर, या चेस्ट को कुछ डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द निमोनिया, चेस्ट वुंड, चेस्ट सर्जरी हुई है या लंग एब्सेस हुआ है या ईसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इन्फेक्शन एसेंड हो सकता है लंग्स तक और वहाँ पर वो पस कलेक्शन कॉज कर सकता है. मेन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें है स्टेफाइलोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. Now next is the risk factor of empyema. So first is the bacterial pneumonia, second is the chest surgery, third is the lung abscess, trauma or injury to the chest, and in rare cases empyema can occur after a needle is inserted through the chest wall to draw off fluid in the pleural space. हमने पढ़ा था थोरासेंटेसिस जिसमें चेस्ट वॉल से निडल जो है इंसर्ट करते हैं. सो ये सारे कॉजेस हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं. अगर ये कंडीशन से होकर के पर्सन गुजर रहा है सो मे बी देयर आर चांसेस that the empyema is developed in between the lung and the pleura. So next is the clinical manifestation. chest pain है ना पर्सन को, और ये बहुत वर्स हो जाता है जब पर्सन डीप ब्रीथ करता है, जैसे प्लूरेसी में सिम्टम्स दिखाई देता है वैसा. ड्राई कफ होगा पर्सन को, एक्सेसिव स्वेटिंग स्पेशली एट नाइट, एंड फीवर एंड चिल्स होगा बिकॉज इन्फेक्शन के कारण जो पस का कलेक्शन वहाँ पर हुआ है. Person is feeling discomfort and uneasiness and ill feeling is there. Then shortness of breath, person को shortness of breath होगा, weight loss होगा, then bad breath होगा उसको, small foul smelling जो breath है वो आएगा उसको. और इन सीवियर केसेस में पर्सन को जो है कफ अप कर सकता है ब्लड भी और ग्रीनिश ब्राउन स्पूटम भी, और जो फीवर है आपका हाइपर पेरेक्सिया में भी जा सकता है, दैट इज़ 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, और पर्सन कोमा में भी जा सकता है. So serious infective condition of the lung is in the lung is empyema, and mainly ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, और बिकॉज कॉज जो है इन्फेक्शन है इसलिए पर्सन फीवर के कारण कोमा में भी जा सकता है. Now next है पैथोफिजियोलॉजी. So first the infective organism can get into the pleural cavity either through the bloodstream or other circulatory system in secretions from the lung tissue or on the surface of surgical instrument or object that cause open chest
वुंड। सो किसी भी रूट से जो ऑर्गेनिज्म है थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन या तो कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू या सर्जरी हुई है जब चेस्ट वॉल ओपन हो रहा है या कुछ इंजरी हो गई है, सो उसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर रहा है, ठीक है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एम्पाइमा इज क्लासिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जो एम्पाइमा का फॉर्मेशन है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एक्सुडेटिव स्टेज, फिब्रिनोपुरुलेंट स्टेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज। तो इसको तीनों को एक एक करके हम लोग पैथो में देख लेंगे। ऑर्गेनिज्म अंदर जा चुका है और 3 स्टेजेस में एम्पाइमा को वो डेवलप कर सकता है। फर्स्ट जो है एक्सुडेटिव स्टेज, स्टेराइल प्लूरल फ्लूइड अक्यूमुलेट्स इन द प्लूरल स्पेस सेकेंडरी टू इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ विसरल प्लूरा। सो एक्सुडेटिव स्टेज में क्या होता है, आपका प्लूरल फ्लूइड जो वाटरी फ्लूइड है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इकट्ठा हो रहा है और प्लूरल स्पेस में आपका इन्फेक्शन हो गया है जो हमने ऊपर कॉजेस पढ़ा उसके कारण से, और आपका परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाने के कारण यहाँ पर इन्फेक्शन भी डेवलप होगा, साथ में प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये आपका एक्सुडेटिव स्टेज में आएगा। नाउ सेकेंड स्टेज जो है वो है आपका फिब्रिनोपुरुलेंट स्टेज। इट कमेंस विथ बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ द प्लूरल स्पेस एंड इट्स करेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन और visceral and parietal pleural membrane and the formation of fibrinous septa, loculation and the adhesion. फिब्रिनोपुरुलेंस जो स्टेट है बैक्टीरियल इन्वेजन के बाद का स्टेट है प्लूरल स्पेस में, और एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, मेनली डिपॉजिट हो रहा है 2 चीज़। पहला आपका एक क्या है, फिब्रिन ऑन द विसरल एंड द पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिनस सेप्टा। 2 चीज़ें यहाँ पर हो रही है, फिब्रिन डिपॉजिट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, फिब्रिनस सेप्टा का क्या हो रहा है, फिब्रिन का जो सेप्टा है उस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेप्टम बनने के साथ लॉक्यूलेशन, लॉक्यूल मतलब एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और एडेशंस भी वहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके फॉर्म हो रहे हैं। सो आपका सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अंदर जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एंटर किया, सो आपका एक्सुडेशन होगा प्लूरा से, प्लूरल फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन होगा। नाउ फिब्रिनोपुरुलेंट स्टेज में जब आएगा तो फिब्रिन का डिपोजिशन होगा, फिब्रोनस सेप्टा बनेगा और लॉक्यूलेशन आपका कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और एडेशंस वहाँ पर क्या होंगे, डेवलप होंगे, चीज़ें एक दूसरे से अडहेर होंगी, ठीक है। नाउ इफ़ द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस द एम्पाइमा बिकम ऑर्गेनाइज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ थिक नॉन इलास्टिक pleural peel and dense fibrinous septation that inhibit lung expansion as a result of fibroblast proliferation causing a condition known as the trapped lung। और जो आपका थर्ड स्टेज है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज बोलते हैं, जैसे जैसे एम्पाइमा जो है प्रोग्रेस होता जाएगा क्या होगा, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होगा नॉन इलास्टिक प्लूरल पील का, है ना। आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है किस चीज़ में, प्लूरा जो है डेंस फाइब्रस सेप्टेशन हो रहा है यहाँ पर, और डेंस जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें एक्सपैंड होने का क्या नहीं होता है, पावर नहीं होता है, जिसके कारण से सेप्टेशन ऑफ, और ये इनहिबिट कर देता है लंग को एक्सपैंड होने से, और ये कॉज करता है एक कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप्ड लंग। सो आपका ये बहुत सीवियर कंडीशन में ये थर्ड स्टेज है वो देखने के लिए मिलता है। आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में पहुंचते ही पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो जाता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट और इवैक्यूएट करके पस को हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत इमीडिएट मेजर्स ले करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर उसको नोटिस नहीं किया तो पर्सन आपकी थर्ड स्टेज में एंटर कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज, जिसमें मेनली फाइब्रस सेप्टेशन का फॉर्म होता है, फाइब्रस सेप्टेशन डेवलप होता है, वहाँ पर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस हो जाते हैं, और फाइब्रस टिश्यू जो होता है उसमें एक्सपैंड होने का पावर नहीं होता है, जिसके कारण से लंग का एक्सपेंशन जो है वो क्या हो जाता है, आपका इनहिबिट हो जाता है, और प्रॉपरली पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, और ये कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप्ड लंग। सो दिस इज़ द सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्पाइमा। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द डायग्नोस्टिक assessment finding. So first is the healthcare provider may note decreased breath sound or an abnormal sound, that is friction rub when listening to the chest with the stethoscope. auscultate जब हम लोग चेस्ट को करेंगे तो आपका abnormal लंग साउंड हमको सुनाई देगा। फ्रिक्शन रब जो है आपके अफेक्टेड साइड में रबिंग हो रही है, ऐसा कुछ चीज़ आपको क्या होगा, फ्रिक्शन रब जो है अफेक्टेड साइड पे आपको सुनाई देगा। नाउ टेस्ट में इंक्लूड चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैनिंग करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारा जो चीज़ है वो आपको शो करेगा कि एरिया कहाँ पर है जहाँ पर एब्सिस का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। नाउ ब्लड एंड स्पूटम कल्चर, इन्फेक्शन कहाँ पर है, ओरिजिन कहाँ पर है, और एग्जैक्टली स्पूटम में किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर जब हो जाएगा सो उसके बेसिस पे पर्सन को हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, जिसके लिए हम लोग थोरासेंटेसिस करते हैं, प्लूरल फ्लूइड को निकालते हैं और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और उसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पता चलने से एंटीबायोटिक थेरेपी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो दीज आर दी क्लिनिक डायग्नोस्टिक फाइंडिंग।
नाउ नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट, फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें मेन है प्लूरल फ्लूइड ड्रेनेज, प्रॉम्प्ट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करना है, जो कल हमने क्लास पढ़ा था, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करके जो प्लूरल फ्लूइड है, पुरुलेंट जो फ्लूइड है उसको चेस्ट प्लूरल स्पेस से क्या करना है, हमको बाहर निकालना है। और बिकॉज इन्फेक्शन के कारण है इसलिए आपको एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ेगा पेशेंट को। सो बहुत सारे एंटीबायोटिक के नाम है यहाँ पे, कोई भी एक जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो देते हैं, और कॉम्बिनेशन थेरेपी एक या दो से ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं, दैट इज़ पेनिसिलिन है, सेफ्ट्रिएक्सोन है, मेट्रोनिडाजोल है, क्लिंडामाइसिन, वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड दी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सो आपका इसमें से चूज़ करके जो इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है जो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा थ्रू दी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट, सो वो एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को हम स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट दी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं चेस्ट ट्यूब इंसर्ट हुआ है पेशेंट को, और जो एम्पाइमा पस जो कलेक्ट हुआ है प्लूरल स्पेस में आपका उसको क्या किया जा रहा है, ड्रेन आउट किया जा रहा है। सो ड्रेनेज बाय दी थोरासेंटेसिस। नाउ नेक्स्ट इज द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, रिब रिसेक्शन कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन और सीवियर हो रहा है तो, देन डीकॉर्टिकेशन करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो एन ओपन thoracic सर्जरी, एंड लास्ट इज द वीडियो असिस्टेड thoracic सर्जरी टेक्निक। वीडियो असिस्टेड thoracic सर्जरी टेक्निक में हम लोग एंडोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करके स्मॉल इंसिजन के थ्रू ही क्या करते हैं, प्रोसीजर को कैरी आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द एम्पाइमा। नाउ नेक्स्ट इज़ द डाइट्री मैनेजमेंट, बिकॉज पेशेंट का पस फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, सो पेशेंट को हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट का ज़रूरत है। सो पर्सन को हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे, साथ में लॉट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड उसको हम लोग ड्रिंक करने के लिए देंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट दी नर्सिंग मैनेजमेंट। सो मेन जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है दैट इज़ दी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जिसमें मेन पर्सन को ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है बिकॉज ऑफ दी, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो सकता है, या सीक्रेशन जो आ रहा है उसके कारण हो सकता है। तो हमने बहुत सारे मेशर्स पढ़े हैं कैसे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वो सारा हमको मेशर्स यूज़ करना है। फ्रीक्वेंटली आपका रेस्पिरेशन जो है उसको आपको डेप्थ और रेट को असेस करना है, अस्कल्टेट करना है, और क्लाइंट को प्रॉपर पोजीशन देना है, ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज उसको बताना है, हेड एंड को हाई करके रखना है। नाउ आपका ब्रोंकोडाइलेटर मेडिकेशंस उसको प्रोवाइड करना है, ब्रीदिंग एंड कफिंग के लिए उसको एडवाइस करना है, नेबुलाइज करना है पेशेंट को ताकि प्रॉपरली पर्सन क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। सो दिस इज़ अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ एम्पाइमा। All patients with empyema require outpatient follow-up with a repeat chest X-ray and inflammatory biochemistry analysis within 4 weeks following discharge। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है ना, जब पूरा एम्पाइमा पस को ड्रेन कर लिया गया है, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है तो उसको फॉलोअप करना है थ्रू दी चेस्ट एक्सरे करवा के उसको फॉलोअप करना है। और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो होते हैं दे आर रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं, 6 मंथ तक ट्रीटमेंट लेने के बाद वो लोग आपके नॉर्मल हो जाते हैं। सो प्रोग्नोसिस जो है एम्पाइमा का बहुत गुड है, क्योंकि जो सिम्टम है अर्ली, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर के कारण जो सिम्टम है वो अर्ली हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस होने के कारण ट्रीटमेंट भी अर्ली होता है, और पेशेंट अर्ली क्या हो सकता है, ट्रीट हो सकता है, और विद इन 6 मंथ वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशन पार्ट। सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्पाइमा इज़ प्लूरल थिकनिंग, प्लूरा जो है वो थिक हो जाएगा जिसके कारण से चेस्ट एक्सपेंशन प्रॉब्लम होगा। रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, एक्सपैंड नहीं हो रहा है तो लंग फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला फॉर्मेशन, ब्रोंकियस और प्लूरा के बीच में एक पैसेज वे क्रिएट हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, है ना, जो कि और फर्दर अनदर प्रॉब्लम्स जो है उसको क्या करेगा, लीड करेगा। ब्रोंकाई और प्लूरा के बीच में अगर फिस्टुला आ गया तो पर्सन इनहेल करने से ब्रोंकाई से जो एयर है वो प्लूरा में एंटर करेगा, जो कि न्यूमोथोरैक्स भी क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। नाउ फंक्शनल लंग इम्पेयरमेंट नीडिंग सर्जिकल डिकॉर्टिकेशन, और अगर फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो गया है तो और सर्जिकल इम्प्रूवमेंट करके सर्जरी के थ्रू जो आपका डिसीज पोर्शन है उसको कट करके रिमूव करना पड़ेगा, जो नॉन फंक्शनिंग एरिया है उसको कट करके लोबेक्टोमी करके क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ताकि बाकी जो एरिया है लंग्स का वो नॉर्मल क्या कर सके, फंक्शन कर सके। सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपका प्लूरल थिकनिंग हो सकती है, लंग जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो सकता है, फिस्टुला फॉर्म हो सकता है इन बिटवीन दी ब्रोंकाई एंड दी प्लूरा, और फंक्शनल लंग इम्पेयरमेंट भी क्या हो सकता है, पेशेंट को डेवलप हो सकता है। सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंडीशन ऑफ प्लूरा। हमने 3 टॉपिक पढ़ा इसमें, जिसमें से फर्स्ट था प्लूरेसी, दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ दी प्लूरा, जिसको हम लोग प्लूराइटिस भी बोलते हैं। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें एग्जैक्टली फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस में। और जो थर्ड टॉपिक पढ़ा दैट इज़ दी एम्पाइमा, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ पस इन बिटवीन द लंग एंड दी प्लूरा, लंग टिश्यू और प्लूरा के बीच में पस का कलेक्शन हो जाना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी conditions of the pleura. Thank you.